नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग अभिलेख के बारे में और सिक्के के बारे में पढ़े थे, तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हाथ में शराब लिए युक्त सिक्के जहां गिरने पड़ाए थे, आना युक्त सिक्के शाहजहां, सॉरी, हाथ में शराब लिए युक्त सिक्के जहां गिरने चलाए थे, आना युक्त युक्त सिक्के जो है शाहजहां ने चलाए थे। नंदी और त्रिशूल युक्त सिक्के भीमकर्ण फिशर्स ने चलाए थे। फिर नंदी पर शिव और पार्वती के युक्त सिक्के जो है हर्षवर्धन ने चलाए थे। मुरलीधर कृष्ण युक्त सिक्के राजराज प्रथम ने चलाए थे। हनुमान युक्त सिक्के सुलक्षण वर्मा ने चलाए थे। ये चंदेल शासक था, चंदेल शासक। ठीक है। व्याघ्र और सिंह निहंता युक्त सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। उमा युक्त सिक्के प्रथम किसने चलाए थे? हुइस्क ने चलाए थे। हिंद यवन के सोने के सिक्के को कहा जाता है स्टेटर, और हिंद यवन के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? द्रम। तो पिछले क्लास में एक दो चीज मिस्टेक हो गया दोस्तों, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था द्रम चक्र युक्त कांस्य के सिक्के सिक्के ये मीनांडर ने चलाए थे। मीनांडर ने चलाए थे। और जहाज युक्त चित्र के सिक्के ये श्री यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी सातकर्णी ने चलाए थे, जो सातवाहन वंश के शासक थे। और क्या बताया था मैंने? और बताया था, थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मुझे। ठीक है। तो और क्या मिस्टेक हुआ था कहीं कहीं पे एक जगह? जहाज चित्र के सिक्के जो है यक्षिणी सतकर्णी चलाए थे। और अगर हम लोग अभिलेख के बारे में और देखें तो गुंदेर अभिलेख पढ़े थे। गुंदेर अभिलेख, तो इसमें जो है भूमि नाप नाप की इकाई पाटक का वर्णन है। ठीक है, वहां पटाई लिख गया, जल्दीबाजी में लिखा गया था। पाटक का वर्णन है। दूसरा क्या था? एक नाना घाट अभिलेख हम लोग पढ़े थे। नाना घाट अभिलेख ये रानी नागनिका से संबंधित था। और ये सतकर्णी प्रथम की रानी थी, ये रानी थी। और इसमें इसका जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है। तो सतकर्णी प्रथम था, वहां यज्ञ श्री सतकर्णी लिखा गया, दोनों अलग अलग शासक है। ठीक है, ये हो गया। और कहीं करेक्शन तो नहीं है? हाँ, और एक था कि अभिलेखों के आरंभ में जो भूमिका लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे चोल शासक राजराज प्रथम ने राज राज प्रथम ने शुरू करवाया था, शुरू किया करवाया था। उसे क्या बोलते हैं? कौन प्रथा? वो प्रथा का नाम था प्राक, आधा कौ होगा, प्राक कथन प्रथा। ठीक है, तो ये सब वहां राजराज लिखे थे, सिर्फ ये राजराज प्रथम ने करवाया था, तो इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग सिर्फ ये चैप्टर जो है और हाँ, सिक्के से और एक सवाल छूट रहा है। सिक्के से एक चमड़े युक्त
सिक्के किसने चलाए? सिक्के किसने चलाए थे? तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम चलाए थे, सर्वप्रथम। ठीक है, तो बस इतना ही था सिक्के और अभिलेख के बारे में। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मृदभांड की ओर चलते हैं। तो ये क्लास मृदभांड और स्मारक पे होगा। तो मृदभांड जो है, मृदभांड, तो इसे इंग्लिश में वेयर या पॉटरी, पॉटरी भी कहते हैं। तो मृदभांड का बेसिकली अर्थ होता है मिट्टी का, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अच्छा, इसे पुरातत्व, पुरा पुरातत्व शास्त्र की वर्णमाला भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो बेसिकली ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और इसे पुरासा पुरातत्व शास्त्र की वर्णमाला भी कहा जाता है। तो और अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहले प्रयागराज में मध्य, प्रयागराज के, प्रयागराज के चौपान मुंडी से मध्य पाषाण काल के हाथ से निर्मित मित मित मृदभांड मिले, मृदभांड मिले। ठीक है? उसके बाद जो है नवपाषाण काल में, नव पाषाण काल में चाक से निर्मित निर्मित मृदभांड मिले, मृदभांड मिले। तो यही है मृदभांड से जुड़ी जानकारी। ठीक है, तो और तो मुख्यतः इसके मुख्यतः 5 प्रकार हैं। ठीक है, 5 प्रकार है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो पहला है गैरिक, गैरिक, ये पहला है मृदभांड, मृदभांड। इसे क्या बोलते हैं? मृदभांड हो गया, गैरिक मृदभांड। चलिए, इंग्लिश में इसे ओक हेयर, ओक हेयर, मतलब ओसीपी बोलते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में ओसीपी। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ओसीपी। ठीक है, ठीक है, ओक हेयर पॉटरी शायद बोलते हैं। ठीक है, पॉटरी। ठीक है, तो इसे एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो तो ये इसका
समय जो था ये था 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये अधिकांशतः गंगा घाटी क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, सर्वप्रथम बीबी लाल, ये लाल है, ने बिसलोई जो बदायूं यूपी में पड़ता है तथा राजपुर परसू जो बिजनौर में पड़ता है, बिजनौर ये भी यूपी में पड़ता है, से खोजा। ठीक है, तो यूपी में सबसे पहले खोला बीबी लाल में। कब खोजा? ईयर था 1949 ईस्वी में। ठीक है, तो ये खोजा। ठीक, तो यही है, और इसे ताम्र पाषाण काल मृदभांड या हड़प्पा सभ्यता के पहले के बर्तन या मृदभांड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें यही है मुख्यतः गैरिक मृदभांड में। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे मृदभांड की ओर। ठीक है, तो दूसरा मृदभांड है काले एवं लाल मृदभांड। ठीक है, इससे ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, तो शॉर्ट में BRW भी बोलते हैं इसे। ठीक है, BRW। तो इनका समय जो है ये है आपका 1200 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो तो ये जो है मेनली ये मृदभांड हड़प्पा कालीन या पूर्व वैदिक कालीन माने जाते हैं। इसलिए इसे आर्यों का बर्तन और वैदिक मृदभांड भी कहते हैं। वैदिक मृदभांड भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे इतिहासकार ने बहुत अलग अलग नाम दिया है।
ठीक है। तो यही आर्यों का बर्तन और वैदिक मृद भांड भी कहते हैं। और ये कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं? तो एक बार मैं इंडिया का मैप बना लेता हूं। थोड़ा इंडिया का मैप थोड़ा बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग बस समझना है, इसमें कोई पेंटिंग में रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, तो ये सौराष्ट्र क्षेत्र यहाँ पे है। सौराष्ट्र सौराष्ट्र क्षेत्र से मिला। और दक्षिण भारत और बिहार यहाँ पे है। बिहार और यूपी में ये दोनों जगह, ये और ये जगह पे दक्षिण भारत से ये मिला आपको बड़े मात्रा में बड़े मात्रा में दक्षिण भारत बिहार यूपी से मिला पाषाण समाधियों के रूप में मिला। ठीक है, तो ये आपके काले एवं लाल मेजबान के बारे में मिला। और ये थोड़ा हरियाणा, ये पंजाब वाला क्षेत्र और ये हरियाणा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा वाले क्षेत्र में भी थोड़ा मिला है। तो यही है मुख काले और लाल मृदमान के बारे में। इसकी ये अनुमानित समय इनका 1200 से 1000 ईसा पूर्व है। ये मृदवान हड़प्पा कालीन या पूर्व वैदिक कालीन माने जाते हैं, इसलिए इसे आर्यों का बर्तन और वैदिक मृदवान भी कहते हैं। तो मेनली इसे जो है बनर्जिस एक इतिहासकार थे, इतिहासकार निहार रंजन रे, उन्होंने ही आर्यों का बर्तन और वैदिक निर्माण भी कहा था। तो यही मुख है इसमें, काले और लाल निर्माण में। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो हो गए, अब हम लोग इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे चित्रित धूसर मृदभान। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभान, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW शॉर्ट में। ठीक है, तो ये मृदभांड जो है, ये इनका समय जो था, इनका समय जो ये मुख्यतः उस पीरियड के मृदभांड है। ठीक है, ये मृदभांड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, तो ये हो गया जितने दूसरे में, ये महाजनपद कालीन, महाजनपद तथा आपका हो गया बौद्ध
कालीन, मृदभांड है, मृदभांड है। ठीक है, तो ये भी, ये पंजाब, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, ठीक है, उत्तरी राजस्थान और ऊपरी गंगा घाट, गंगा घाटी क्षेत्र से मिले हैं, से मिले हैं। ठीक है, तो ये है आपका चित्रित धूसर मृदभांड है, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक, तो गंगा घाटी क्षेत्र मुख्यतः पुराने समय में मगध को मेनली कहा जाता था। तो मगध का पश्चिमी वाला हिस्सा, मतलब मान लीजिए ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका मगध वाला हिस्सा है, इसके पश्चिम वाले, बिहार है ये। मगध, इसके पश्चिम वाले क्षेत्र को गंगा घाटी, गंगा घाटी, घाटी क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो मेनली इस जगह से मिला है। ठीक है, तो यही है। अब ये तीसरा था चित्रित, अब है चौथा, उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार, पॉलिशदार मृदभांड, मृदभांड। तो ये क्या हो गया इसका नॉर्थर्न, नॉर्थर्न, यहाँ कृष्ण का अर्थ काले है, कहीं पे काले अगर लिखा रहे तो उससे कंफ्यूज नहीं हो। नॉर्थर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है, तो नॉर्थन ब्लैक पेंटेड वेयर, सॉरी, पॉलिशदार, ठीक है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड, पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, NBPW। तो ये मृदभांड, ये मृदभांड मुख्यतः 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गया दोस्तों। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये महाजनपद बौद्धकालीन, ये इसका पार्ट है, ये महाजनपद, महाजनपद और बौद्ध कालीन मृदभांड है, मृदभांड है। ठीक है, और ये जो है, ये आपका है महाभारत, महाभारत कालीन उत्तर वैदिक कालीन, ठीक है, मृदभांड, मृदभांड, इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये महाजनपद और बौद्धकालीन मृदभांड है। इस ये इनका जो समय था, मतलब माने जाते हैं 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, महाजनपद और बौद्धकालीन मृदभांड है। ठीक है, और इसमें कुछ अगर है तो उत्तरी कृष्ण पॉलिस्टार, ये अच्छे अच्छे किस्म के मृदभांड
होते थे। ठीक है, ये समृद्धि सूचक बर्तन थे। ठीक है, और इसे धनाढ़ और कुलीन लोग इस्तेमाल करते थे। कुलीन लोग उस समय इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इतना हो गया उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार मेजबान। ठीक है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो अब है पांचवा, लाल पॉलिश दार मृदभांड। मृदभांड, तो रेड पॉलिश्ड वेयर, RPW। ठीक है, शॉर्ट में। तो ये इनका जो ये जो मिले हैं मृदभांड, ये मृदभांड मुख्यतः 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, और ये मौर्योत्तर मौर्योत्तर सॉरी मौर्योत्तर और गुप्त कालीन मृदभांड माने जाते हैं। मृदभांड माने जाते हैं, माने जाते हैं। तो मृदभांड इतना ही है दोस्तों। ठीक है, मृदभांड से ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्मारक के बारे में चलते हैं। स्मारक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो स्मारक, तो स्मारक से आप ही सोचिए, प्राचीन काल में हम लोग को स्मारक कहीं देखते हैं तो उसी से हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर सबसे पहले मंदिर की ओर देखें हम लोग, तो क्योंकि राजा महाराजा तो सबसे पहले मंदिर ही बनाते थे। ठीक है, तो उत्तर भारत में उत्तर भारत में मंदिरों में हमें नागर शैली देखने को मिलते थे, देखने को मिलती थी। वहीं दक्षिण भारत में मंदिर द्रविड़ शैली के होते थे। द्रविड़ शैली के होते थे। ठीक है, अच्छा, और मध्य भारत में बेसर शैली को देखने को मिलता था। बेसर शैली, तो ये क्या था, ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर था। ठीक है, जो कि मध्य भारत में देखने को मिलता है। तो एक बार हम लोग ये नागर शैली द्रविड़ शैली को देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग, ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, तो इसके ऊपर ऐसे
ऐसे करके आप देखते होंगे दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु वगैरह जाते होंगे तो इस पे बहुत सारे देवता के फोटो, मतलब देवता की मूर्ति बनाया हो इस तरह से, ठीक है, मिलता होगा आप लोग को। ठीक है, इस तरह के मंदिर होते थे। तो और नागर शैली अगर देखें तो नागर शैली में क्या होता है कि आप ऐसे देखिएगा, नागर शैली ये हो गया, ये नागर शैली, नागर शैली, ठीक है। इसमें कोई देवता की मूर्ति नहीं बनी होती थी, देवता देवता या देवी की मूर्ति नहीं, ये ऊंचे जो गुम्बद गुम्बद गुम्बदकार जो वो फिगर रहता है उसमें बाहर में देवता या देवी की मूर्ति नहीं रहती थी। और यही बेसर शैली अगर हम लोग बात करें, बेसर शैली में तो ये भी दोनों का मिक्सचर ऐसे होता था, और यहाँ पे देवी देवता का फोटो, फोटो नहीं मूर्ति के रूप में रहता था। इसे क्या बोलते हैं? बेसर शैली, बेसर शैली। तो ये दोनों का, ये और इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यही हो गया नागर शैली। अच्छा, अगर हम लोग विदेशों में अगर देखें तो जावा का जावा का बोरो बुदूर मंदिर, ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। अच्छा, जावा का बरोबर, ठीक है। और और एक और अगर हम देखें तो मूर्तियों का निर्माण जो है वो हड़प्पा कालीन से ही होना शुरू हो गया था, लेकिन मुख्य रूप से मूर्तियों का निर्माण जो है कुषाण कालों से माना जाता है। मुख्य रूप से मूर्तियों का निर्माण जो है, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा काल से माना जाता है, माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य रूप से मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से शुरू होता है, शुरू होता है, ठीक है। और मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से माना जाता है। तो ये सब स्मारक में इंपॉर्टेंट है, मंदिरों का निर्माण कब से, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से माना जाता है, ठीक है। और अगर देखें हम लोग कि कि जैसे हड़प्पा कालीन जो है, जो अवशेष हैं स्मारकों के, उससे हमें हड़प्पा कालीन भवनों और नगर के अवशेष अवशेष से हमें उनकी नगरीय सभ्यता सभ्यता की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है,
ठीक है। और वहीं अगर देखें तो तक्ष तक्षशिला के स्मारकों के अवशेष से हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और पाटलिपुत्र के भवनों के अवशेष से हमें मौर्यकालीन की जानकारी मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चित्रकला के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो चित्रकला भी इतिहास को जानने का बहुत एक माध्यम है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है चित्रकला से। तो चित्रकला जैसे कि, तो चित्रकला से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं दोस्तों। तो अजंता की चित्रकला से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की समृद्धि के बारे में पता चलता है, चलता है। भाई एलिफेंटा की चित्रकला से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम लोग देखें एलोरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो इससे हमें राष्ट्रकूट वंश के समृद्धि के बारे में पता चलता है। तो यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अजंता तो डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, अजंता की चित्रकला किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। एलिफेंटा की चित्रकला किससे संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। एलोरा के चित्रकला किससे संबंधित है, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ याद करने के लिए। जैसे रा है लास्ट में, एलोरा रा, तो ये राष्ट्रकूट वंश से होगा। ये ता है तो गुप्ता ता से क्या हो गया, गुप्ता। ये लास्ट में ता आ रहा है तो ये गुप्त वंश से जानकारी है। और एक याद रख लीजिएगा एलिफेंट, तो सातवाहन वंश से संबंधित है। तो यही इंपॉर्टेंट चित्रकला यही तो खत्म हुआ। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, तो वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है। ठीक।